देश बनाएं या फिर अपने बेटों की लाशों को ढोएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हार जाती। एक बात के दिल्ली वाले आखिर किस दिन समझेंगे, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मार दी जाती है। नमस्कार, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की कविता की इन पंक्तियों से न्यूज इन एक्शन की शुरुआत करने का मकसद साफ है। मैं आज कोई मुद्दा नहीं बताऊंगा, केवल बात होगी तो उन शहादतों की, उन आंसुओं की, उन रोते बिलखते परिजनों की और मासूमों के बहे हुए खून की। आतंकियों ने हमला किया, निहत्थे 28 लोगों को निशाना बनाया, लेकिन अब बारी है भारत की। विस्तार न्यूज पल पल आपको बताएगा, आपको दिखाएगा कि एक बार फिर कैसे भारत के वीर गाथा रचने वाले हैं। पाकिस्तान के एक्शन का रिएक्शन अब जल्दी होने वाला है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे केवल आज की, उन आतंकियों की, उनके आकाओं की और उनके इरादों की। बात होगी उस पत्नी की जिसका सुहाग शादी के 4 दिन बाद आतंकियों के हाथ से चल गया, और बात होगी उस मां की जिसने जीते जी अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखा। किस लिए? किस लिए? केवल आतंकियों की संतुष्टि के लिए? बल्कि नहीं, उरी में 82 आतंकियों को भारत के वीर सपूतों ने मार गिराया था। उधर पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का बदला हमारे जवानों ने लिया और 300 आतंकियों के सर काट दिए। अब एक बार फिर भारत के तगड़े रिएक्शन की बात होगी। बात होगी एक बार फिर उस हमले की जिसकी पूरी देश निंदा कर रहा है। अपनी को मार दिया। तो क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने वहां? इन आतंकियों का क्या बिगाड़ा था? ये सिर्फ घूमने गए थे ना, ये वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, ये वहां के लोगों के घरों का चूल्हा जलाने गए थे। लेकिन इन आतंकियों ने, इन आतंक के आकाओं ने इस डरे हुए पाकिस्तान के पाले हुए कुछ टुच्चे लोगों ने भारत पर हमला किया, भारत के आवाम पर हमला किया और धर्म पूछ कर हमला किया। ये क्या चाहते हैं? धर्म के आधार पर देश को बांट देंगे? नहीं बांट पाएंगे। हमारे भारत के अंदर कुछ भी होता रहे, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंद लोगों पर हमला करने वालों, ये सुन लो, ये सुन लो, भारत एक है, भारत एकजुट है और भारत एक साथ खड़े होकर आपके विरुद्ध आवाज उठा रहा है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। आर विनय रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ जुड़ रखे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल अतुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रखे हैं, अतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अतुल मिश्रा सर, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने? ये तो वो आवाम थी ना, ये तो वो आम पर्यटक थे ना जो वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, वहां के आम कश्मीरियों को सुदृढ़ बनाने गए थे, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने गए थे। क्या बिगाड़ा था इन्होंने इन आतंकियों का? क्यों इस तरह से टारगेट करके यह हमला किया गया? अतुल सर। देखिए, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों की एक मंशा होती है और वो मंशा इस केस में बिल्कुल क्लियर है। एक, पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान से बंटवाना, दूसरा भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम आपस में डिवाइड कर देना। ये 2 मुख्य बड़े बड़े एम है जिनको लेकर के ये हमला किया गया है, और उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी है, ऐसे लोग चुने हैं, ऐसा टारगेट चुना है जिससे कि इंटरनेशनल रिएक्शन होगा, और इंटरनेशनल रिएक्शन हुआ है। लेकिन उन लोगों ने हमारे देश की ताकत को कम तक पहचाना है। इससे जो देश में रिएक्शन हुआ है वो उसका उल्टा हुआ है जो कि वो चाहते थे। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने की जगह हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो गए हैं।
इंटरनेशनल अटेंशन, सरकार का अटेंशन, लोगों का अटेंशन, सबका इस बात पर है कि ऐसी घटना की न केवल निंदा की जाए बल्कि भरपूर बदला लिया जाए। तो क्या पाकिस्तान के और ये आकाओं का जो बदलाव प्लान था वो तरीके से बैकफायर होगा। कर गया अब उन्हीं के लिए, इसको ऐसे समझा जाए? ये उनका बैकफायर होगा और ये बैकफायर होगा। इसमें हमें दो तरीके से काम करना होगा, एक इमीडिएट बदला और एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर अब हमें लेना होगा। बिल्कुल। बलूचिस्तान में ऑलरेडी जो कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान वैसे ही टूटने की कगार पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समय आ गया है कि हम इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन बड़ी बात कर रहे हैं अतुल सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं। ओपिनियन आपके साथ है, वर्ल्ड ओपिनियन आपके साथ है। बिल्कुल। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल बड़ी बात करी है, बड़ी बात करी है। मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ जुड़े गए, मैं अमृत का भी रुख करूंगा, लेकिन एक छोटी सी क्विक रिएक्शन आर विनय सर की। विनय सर, अतुल मिश्रा सर जिस बात का जिक्र कर रखे हैं, पूरी आवाम भारत सरकार के साथ है, तमाम राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ है, हर पार्टी भारत सरकार का साथ दे रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को सपोर्ट मिल रहा है। क्या यही वो वक्त है आर विनय सर जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, पीओके वापस ले लिया जाए, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, सिंध को अलग पटक दिया जाए? आर विनय सर, ऐसा है कि सबसे पहले एक तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो अटैक ये आतंकियों का नहीं था, इसके पीछे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, जिसका मतलब पाकिस्तान आर्मी का हाथ है जी। तो ये जो TRF जो है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, और ये जो ये पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, ये एक आड़ में बना रखे हैं। LET को बदल के जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, सुधर रही है, और सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा है, आर्थिक सिचुएशन अच्छा है, लोग इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ की इंडस्ट्री टूरिज़्म है। तो इसको ये सब जो है ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है कि एक तरफ, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा को हथियाए बैठे हैं, तो उस तरफ के लोग और इस तरफ के लोग में है आना जाना रहता है जी, जी। तो वो देखते हैं कि भारत में के साथ आने में कितना अच्छा है, उनकी यहाँ पाकिस्तान को खाने को नहीं है, तो वैसे POK जो उनके तरफ है उनका भी हालत बहुत ख़राब है, और वो चाहते हैं कि अगर वहाँ की जनता चाहे कि वो पाकिस्तान के साथ ना रहे तो ये विलय दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो ये एक बहुत मतलब ये पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे तरफ शांति हो, प्रगति हो, तो इसलिए ये और एक दूसरा है, वो दिखाना चाहता है कि ये बाहर का आतंकी नहीं, ये अंदरूनी लोग मतलब जैसे इंसर्जेंसी है, तो ये उसके साथ इसको एक नज़र देना चाहते हैं जी। तो ये एक सोची समझी साजिश है जी। और अगर आपने देखा पूरी देशों ने, पूरी विश्व ने इसका कड़ी निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने अफसोस जरूर जताया है, लेकिन उन्होंने इसका निंदा नहीं किया। एक ही निंदा और बोलना कि अच्छा इतने लोग मरे अच्छा नहीं है, तो ये है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जरिए चाइना इनसे काम करा रहा है, क्योंकि हमारे फौज अभी चाइना के तरफ भी हमारी फौज की डिप्लॉयमेंट गलवान के बाद हमने उसकी पोस्चरिंग बहुत अच्छा किया है, और चाइना एक तरफ से पहली बार 15 किलोमीटर रिट्रीट किया है जो कभी नहीं किया है। बिल्कुल चाइना किसी भी देश के साथ उनका अगर बॉर्डर विवाद है, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे हैं। इसीलिए तो इस भीख मांगते हुए पाकिस्तान को चाइना पैसे दे रहा है, और वो उन पैसों का इस्तेमाल हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए कर रहा है। इसीलिए दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं लौट रहा हूं। और दूसरा जी
सर और दूसरा कंप्लीट इनका करिए, मैं चीफ फिर जो है, दिल्ली का इनका रुख करूंगा आर्मी क्योंकि चीफ आज जो है, सीसीएस की बैठक होने वाली है। सर आर्मी कंप्लीट करिए। चीफ जो है इनका हेलो जी जी बोलिए सर, बोलिए सर। मैंने बोला जो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो देश चलाता है जी। और उनका जो प्रेजेंट आर्मी चीफ वो धर्म के आधार पे मतलब वो बोलते हैं कि इस्लाम अलग है, हिंदू अलग है। मतलब वो दोनों को मतलब वो पाकिस्तान को एक आदर्श इस्लामिक जो रियासत मदीना जो अल्लाह का जो उनका पहले प्रॉफिट मोहम्मद का जो था, वो बोलते हैं कि अभी जो पाकिस्तान है वो असली इस्लाम का के लाइंस पे चल रहा है। तो ये जो है ये इमरान खान ने ये शुरू किया था। तो अभी ये आसिफ मुनीर जो है ये उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। मुनीर का कभी इतिहास उसने मिला है वो सर। जो इंटरनेशनल उसके फोरम में ये स्टेटमेंट दी थी। अब्बा और बाबा और काका बाबा ये सब क्या किया करते थे वो आपको और हमको सबको पता है। यही कारण है कि मुनीर धर्म के आधार पर किस तरह से जिहाद कर रहा है, आपको हमको सबको पता है। मैं उसके बारे में और आपसे चाहूंगा कि आप प्रकाश डालिएगा, लेकिन एक बार अमृत का रुख कर लेता हूं क्योंकि आपसे कुछ देर बाद सीसीएस की बैठक होने वाली। अमृत, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, दिल्ली में हलचल किस तरह की है? केंद्रीय गृह मंत्री निकल चुके हैं घाटी से और अब किसी भी वक्त दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अमृत, ओवर टू यू। जी दीपेश, देखिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल से ही बैठकों का दौर चल रहा है और अभी गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार है। जैसे ही वो यहां पहुंचेंगे सीसीएस की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में यह बैठक होगी और आपको बता दें कि सीसीएस में खासतौर पर गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे और एक कॉल लिया जाएगा जब बैठक में जरूरी होगा तो आईबी चीफ और रॉ चीफ को भी इसमें बुलाया जा सकता है। एनएसए भी शामिल हो सकते हैं। तो शुरुआती जो जानकारी है कि इसमें सीसीएस के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो ही इसमें बैठक में शामिल होने वाले हैं और इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पिछले अगर कल देर रात की हम बात करें, अमित शाह हर मामले की एक एक फीडबैक लेते रहे हैं और इसी के मद्देनजर जब वो श्रीनगर पहुंचे तो वहां पे नॉर्दर्न कमान के जो आर्मी जो चीफ है वो भी वहां पे पहुंचे थे, श्रीनगर पहुंचे। ये तमाम बैठकों का दौर हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई बाकायदा। यहाँ पे खुद गृह मंत्री दिल्ली रवाना होने से पहले उस जगह का उन्होंने दौरा किया जहां पे यह आतंकी वारदात हुई थी। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है बीते 24 घंटे में, जैसा कि हमारे गेस्ट भी कह रहे थे, कश्मीर घाटी में यह पहली बार देखने को मिला कि कोई आतंकी वारदात होती है जिसमें बाहर के लोग मारे जाते हैं और घाटी के लोगों में उबाल होता है। वे बाहर सड़कों पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कल ही टैक्सी यूनियनों ने इसकी मजम्मत की और जो सैलानी थे उनके लिए यात्राएं फ्री कर दी थी। साथ ही साथ श्रीनगर आज पूरी तरह से बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों ने अपने कॉल पे दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां पे बंद रखे हुए हैं। ये पहली बार देखने को मिला है। महबूबा मुफ्ती जैसा नेता अगर सड़क पर उतरकर इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे आतंकी हमले का विरोध दर्ज करा रहा है, निंदा कर रहा है, यानी समझा जा सकता है कि अब देश की आवाम क्या चाह रही है। लेकिन अमृत, एक छोटा सा रिएक्शन में इस पर भी चाहूंगा। जब बैठक शुरू होगी सीसीएस की, पूरी क्या ब्रीफिंग गृह मंत्री देने वाले हैं? क्या कुछ होने वाला है उस बैठक में? आगे के प्लान पर भी मंथन होगा अमृत? जी बिल्कुल, देखिए ये इस बैठक के बाद नो डाउट एक ब्रीफिंग जरूर होने वाली है और ये ब्रीफिंग इसलिए भी अहम है कि इसके बाद से कुछ बातें जो होंगी, जो देश भी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और उनका जो दल है वो क्या करने वाला है, सबको इसी बात का इंतजार है। लिहाजा सरकार भी इस बात को समझती है तो एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी होगी कि सरकार इस मामले को लेकर के क्या पहल करने वाली है। स्ट्रैटेजिक क्या होगा वो तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन देश को संबोधित प्रधानमंत्री जरूर करने वाले हैं, ये बात तय है। खास बात यह है, जैसा कि मैं इशारा कर रहा हूं, कि इस वक्त देश एकजुट है और पूरी तरह से एक सुर में आवाज लगा रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ देश के भीतर बल्कि हम कश्मीर में एक नए बदलाव को देख रहे हैं कि वहां के लोग सामने आकर के इस बात की कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से 2-3 सालों में देखा था कि टूरिज्म उनके लिए किस तरह से वरदान साबित हो रहा है और उन्हीं टूरिस्टों पर जब अटैक होता है तो यह बात जाहिर हो जाती है कि उनके खिलाफ भी जो है यह पूरा मामला इस्तेमाल हो रहा है। न सिर्फ यहाँ भारत की बात है बल्कि पर्टिकुलर एक के बाद एक आपको जो है थ्रेट एक के बाद एक, परत दर परत यहाँ का टूरिज्म बढ़ता चला गया, वो हमने सबने देखा। एक बड़ा सवाल, इस समय को कैसे देखा, इस टाइमिंग को कैसे देखा जाए जब ये आतंकी हमला हुआ?
वैश्विक नेता भारत में दौरे पर है। एक तरफ 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, दूसरी तरफ देश में लगातार अलग अलग मसलों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। उस बीच आतंकियों का इस तरह से आना, घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाना, धर्म पूछ कर उन पर हमला करना, इसकी टाइमिंग को, इसकी क्रोनोलॉजी को कैसे समझें? अतुल सिंह, देखिए, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। आप एक चीज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो भी कनेक्टेड है। बिल्कुल। ये समय है जबकि पाकिस्तानी बैठे आकाओं को, आर्मी वालों को, जनरल मुनीर और उनकी टीम को ये समझ में आ रहा है कि उनका वजूद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में खतरे में है। इस समय पे पूरे देश का ध्यान बटाना, पब्लिक ओपिनियन लेना और पाकिस्तान को जो लोग, जो देश इन कामों के लिए पैसे देते हैं, उन सब तक मैसेज बताना भी इसका इस उद्देश्य हो सकता है। लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है वो अभूतपूर्व है और वो इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए हमें मानसिक रूप से और सभी को एक साथ तैयार कर रहा है। कश्मीर की गवर्नमेंट, कश्मीर की अपोजिशन पार्टीज, देश की गवर्नमेंट, देश के अपोजिशन पार्टीज, पब्लिक सब इकट्ठा हो चुके हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट है। हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे और ये मौका है जब हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आर विनय सर, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी तो खड़ा होता है ना कि इसके बाद अब विकल्प क्या बचता है सरकार के पास? क्या करने वाली है सरकार, यह भी समझना होगा। किस दिशा में अब आगे बढ़ा जाएगा उसको भी देखना होगा। हम ये तो कह रहे हैं कि त्वरित एक्शन भी होना चाहिए और इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी होना चाहिए, लेकिन विकल्प सरकार के पास क्या है, सेना के पास क्या है? आर विनायक से। हाँ, जहाँ तक एक्शन का सवाल है, वो जैसे आपने बताया कि उच्च स्तर पर मीटिंगें हो रही है और इसका एक्शन जरूर होगा और एक्शन जो है वो क्या होगा ये अभी कुछ बता भी नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए। और लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई जो है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई जो पाकिस्तान को हिला दे, इस प्रकार की कार्रवाई, चाहे डायरेक्ट एक्शन हो या कुछ और किस्म का पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन हो, तो ये एक एक्शन जरूर होगा। लेकिन इसको क्या होगा ये मेरे ख्याल से मीडिया चैनल के थ्रू बताना उचित नहीं है, क्योंकि ऑपरेशंस जो है ये ऑलवेज गोपनीय होती है और इसका आपको पता चलेगा जब आप पोस्ट एक्शन में कवरेज करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि हमने क्या क्या किया और पाकिस्तान को कैसे हमने नष्ट किया है। बिल्कुल, हर आम और खास को न जाने क्या क्या सोच रहा है कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये कर दिया जाना चाहिए, वो कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। जिस बात का आप जिक्र कर रखेंगे, स्ट्रेटेजियां इस तरह से अब हमारे बीच में नहीं बताई जा सकती, पब्लिक नहीं की जा सकती। आप लोग चूंकि बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे प्लान तैयार होते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन वाकई में आप सच कह रहे हैं, ये इस तरह से पब्लिक नहीं किया जा सकता। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आप दोनों से रिएक्शन लूंगा। मगर पहलगाम अटैक के बाद एक तस्वीर पूरे देश में देखी गई। पूरे देश में उस तस्वीर ने सबको झकझोर दिया, जिसमें एक महिला अपने पति की लाश के पास बैठी दिखाई। आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की थी, उसमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी अफसर विनय नरवाल भी थे। 7 दिन पहले ही विनय और हिमांशी की शादी हुई थी, जिसके बाद वो घूमने के लिए गए हुए थे पहलगाम और यहीं पर आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बताया यह जा रहा है कि पहले विनय हिमांशी घूमने के लिए यूरोप जा रहे थे, मगर ऐन मौके पर वीजा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर चले गए। ये तस्वीर अटैक के तत्काल बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो 22 अप्रैल की, जिसमें हिमांशी अपने पति की लाश के पास बेसुध बैठी हुई। जिसने भी ये तस्वीर देखी उसका खून खौल गया, रोंगटे खड़े हो गए
और आज की वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, फूट फूट कर कैसे ये बिटिया रो रही और पूरा देश इन तस्वीरों को देखने के बाद उसके साथ खड़ा हुआ। यही कारण है कि देश भर में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग सड़कों पर हैं और एक स्वर में डरे हुए पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, ईंट से ईंट बजा दो। सहयोगी अमृत लगातार हमारे साथ में नहीं, मैं लौटूंगा, मैं दोनों सर का रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक बार फिर अमृत चूंकि 5:22 का वक्त हो चुका है, 6 बजे बैठक का वक्त है। इस वक्त आप कहां पर, प्रधानमंत्री आवास के बाहर किस तरह की हलचल, कब तक गृह मंत्री पहुंचने वाले का और बैठक कब शुरू हो सकती है? अमृत जी देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो टाइम 6 बजे का है। गृह मंत्री के आने का इंतजार है। गृह मंत्री जैसे पहुंचेंगे वो सीधे प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और यहीं पे बैठक होगी और तमाम जो सीसीएस के जो जुड़े जो मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे और इस बैठक के बाद ही जो है कुछ और ठोस बातें निकल करके सामने आएंगी और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि देश को भी प्रधानमंत्री हो सकता है संबोधित करें। खासतौर पर इसलिए बात हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कल जो है कानपुर का दौरा था वो रद्द हो गया। राष्ट्रपति का गुरुवार को गुवाहाटी का दौरा था वो भी रद्द हो चुका है। यानी कि ये देखा जा रहा है एक तरह से कि जितने भी जो एक निर्णायक बॉडी है देश की वो अब दिल्ली में ही रह रही है, अभी दिल्ली में ही है, मौजूद रहेगी। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कुछ कोई खास चीज होने वाली है, कोई बड़ी चीज होने वाली है। इसको लेकर के देश भी देखना चाहता है और सभी लोग इसको समझना चाहते हैं। हालांकि जो बैठकें होंगी वो आंतरिक रूप से है, स्ट्रैटेजी जो भी बनेगी आंतरिक तौर पे बनेगी, वो बाहर उसे सार्वजनिक तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ देश को इत्मीनान प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर दिलाया जाएगा कि इसके ऊपर कार्रवाई वो क्या करने के लिए तैयार है, प्रतिबद्ध है। देश को संबोधित कर सकते हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं अमृत आप, ये बड़ी बात। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर सकते हैं। इस आतंकी हमले के बाद देशवासियों को कोई आश्वासन दे सकते हैं, उनका ढांढस बंधा सकते हैं, क्योंकि आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, सीसीएस को लेकर जैसे ही कोई अपडेट मिलता है वो जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है वो हम आपको बता रखे हैं। बड़ी खबर हमारे सहयोगी अमृत ने आपको बताई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह भी देश को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे सकते हैं। यह बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आपको दिल्ली से दे रहे थे। लेकिन आर विनायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल सर, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, सब हो गया, सब कर लिया, आतंकी हमला हो गया, हमने कड़ी निंदा कर ली, हमने आक्रोश जता दिया, मगर अब इसके असर की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा असर आप कहां देखते हैं, किसको होता हुआ नजर आ रहा है? क्या पर्यटकों को बड़ा असर होगा जो वहां जाना बंद कर देंगे? क्या वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा असर होगा जब पर्यटक नहीं पहुंचेंगे? या फिर इसका असर वैश्विक स्तर पर नजर आएगा? अतुल सर, इसका असर बहुत गहरा होगा क्योंकि एक्शन भी गहरा होगा। हमला भी बहुत बड़ा और बहुत कायराना हुआ है। 7 अक्टूबर 23 को मत भूलिए, जब हमास ने इसी तरह का एक कायराना हरकत की थी और उसका फल पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। इस हमले का, आज के हमले का, पहलगाम के हमले का, जो कुछ भी कायराना हरकत हुई है जी, इसका जवाब जब लिया जाएगा तो इमीडिएट फर्क पड़ेगा कश्मीर के पर्यटन पर। लेकिन ये सरकार की कोशिश रहेगी कि कश्मीर पे, अमरनाथ यात्रा पे असर कम से कम हो, क्योंकि ये तो उनका उद्देश्य था। दूसरी चीज, लेकिन क्या आर विनायक सर, क्या पाकिस्तान से संबंधों पर असर नहीं होगा? क्या कूटनीतिक चर्चाओं पर असर नहीं होगा? क्या सिंधु जल समझौते पर असर नहीं होगा? इसका असर होगा और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। जब इतना बड़ा अगर हमला भारत पर हो रहा है, भारत के आवाम पर हो रहा है, तो इसका असर पाकिस्तान पर होना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग बांट देना चाहिए।
पाकिस्तान और हमारा जो आपसी संबंध में ज़रूर फ़र्क होगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पहले भी बोला था, बम और बारूद के साथ वार्तालाप, शांति वार्तालाप नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले पाकिस्तान को ये पहले तो हमको इस जो घटना के ऊपर एक जवाबी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। वो किस फॉर्म में अगर आप पूछे कि अगर मैं ऊपर बैठा होता तो मैं पाकिस्तान के शहरों में विनायक सर आपसे पूछ ही रहा हूं, करवा देता। मैं आपसे पूछ रहा हूं विनायक सर, आप बता दीजिए किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, किस स्पीड में होनी चाहिए, किस लय और ताल में होनी चाहिए, किस तरह की बता दीजिए सर। ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके अंदरूनी इलाकों में किसी न किसी तरह के जो कार्रवाई है हम लोगों ने करना चाहिए और पाकिस्तानियों से ही कराना चाहिए। और जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान ऑलरेडी जल रहा है, तो बलूचिस्तान तो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी उनसे मात खा चुकी है। पाकिस्तान आर्मी और पुलिस रात के समय बाहर नहीं निकलती है, अपने बैरक से बाहर नहीं निकलती है, वो डरे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको भी पाकिस्तान आर्मी को अंदर घुस के डरा के मारना चाहिए। इनके कई तरीके होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जी सर, लेकिन जिस तरह के आक्रोश आम लोगों में नजर आ रहा है, आप में और हम में नजर आ रहा है, जिस तरह का विरोध आप और हम दर्शा रखेंगे, दिखा रखेंगे, आम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी एक कौम है सर, उसके अलावा भी एक गुट है, उसके अलावा भी इस धरती पर कुछ ऐसे बोझ हैं, ऐसे लोग हैं जो इस हमले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं उन पर भी आपसे सवाल करूंगा। पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है, मुसलमानों को दबाने का नतीजा है पहलगाम का हमला, यह रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका तो यह हमला हो रहा है, यह कौन कह रहा है सर? यह रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। सोचने की बात है, किस मानसिकता के लोग हैं? आरिफ मसूद का बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो इस हमले के बाद विरोध भी दर्ज कराते हैं और सवाल भी खड़ा कर देते हैं कि क्या हो गया 370 हटाने के बाद, क्या कहना चाहते हैं आप? 370 हटाने के बाद क्या हो गया? 370 हटाने के बाद वहां पर अमन और शांति थी, वहां पर चैन से लोग जी रहे थे, वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। जरा सुनाइए इन लोगों की बयान और बताइए दर्शकों को, दिखाइए ऐसे लोगों की हकीकत, ये लोग क्या। 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके, देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके, देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। ये आप आरिफ मसूद को सुन रहे, आपने सुना, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं और ये क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देने की बात कह रहे हैं, सरकार साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम इस हमले की निंदा करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता, ये विधायक जी आखिर क्या कह रहे हैं आपने सुना। अब जरा एक और नेता का जिक्र कर लेता हूं, रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। I feel terrible and my deep-hearted condolences are for the 28 people who have died. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. But I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. लेकिन देखिए वो एक और अलग बात कर रहे थे। मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगा कि उनकी उस फाइट का ऑडियो फिर से कटवा करके लगाइए, जिसमें वो अलग बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि आखिर क्या कह रहे हैं।
क्यों सवाल खड़े कर रखे गए और वो कैसे कह रखे गए कि यहां मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इसलिए इस तरह का आतंकी हमला हो रहा है, उस चंक को लगवाइए। लेकिन सिर्फ इतने ही नेता नहीं है, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ में, वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, सुनिए। तो चरणदास महंत भी कुछ इसी तरह की बात कर रही है, वो भी इस हमले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, मैं अब इन सबको यही छोड़ रहा हूं, मैं वापस से चर्चा पर जा रहा हूं। अतुल सर, आखिर ऐसे लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं, क्यों इसमें राजनीति को सामने ला दिया जाता है, जब पूरा देश एक हो रहा है, जब महबूबा मुफ्ती जैसी नेता सड़क पर उतरकर इस हमले का विरोध कर रही है, फिर ये सवाल क्यों और क्या ऐसे वक्त पर जायज नजर आते हैं? अतुल से प्रजातंत्र की एक विडंबना है कि उसमें वोट बैंक बहुत मैटर करता है। ये लोग इस मौके को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग एक पर्टिकुलर जाति को, एक पर्टिकुलर समाज को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, पहले उनको डराते हैं, फिर उनको भड़काते हैं और तब जाकर के वो वोट बैंक के नेता बन पाते हैं। इनके लिए ये अस्तित्व का सवाल है। अगर देश इकट्ठा होने लगता है, अगर देश विकास के पथ पे जाने लगता है, अगर कश्मीर में टेररिज्म कम हो जाता है, टूरिज्म बढ़ जाता है, इंडस्ट्री बढ़ जाती है, लोग खुशहाल होने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन पूछेगा? इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग किसी भी तरह से अपनी दुकान चलाते रहना चाहते हैं। अगर ये मौलवी, अगर ये नेता लोग, अगर ये धर्म के सो कॉल्ड गुरु, ये लोग और राजनीति करने वाले, ये दो लोग, धर्म वाले और राजनीति वाले, अगर ये दो लोग अगर शांत हो जाएं, तो फिर हमको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, लेकिन आर विनायक सर, जब पूरा देश एक है, देश की आवाम एक बात कह रही है, देश के तमाम राजनीतिक दल साथ आ रखे हैं, इनके जिनकी मैं बाइट सुनवा रहा हूं, जिनके बयान बता रहा हूं, इनके तमाम बड़े नेता साथ देने की बात कर रखे हैं, तो फिर ये क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? इनको क्या दिक्कत है? ये छुट भैये हैं। आर विनायक सर, होराइजन बड़ा नहीं है, ये पूरे देश के बारे में नहीं, सिर्फ मैं अतुल सर आ रहा हूं, एक रिएक्शन आर विनायक सर। अतुल सर मैं लौट रहा हूं। देखो, जहां तक जैसे रॉबर्ट वड्रा जैसे नेताओं ने बयान दिया है, वो क्यों दे रहे हैं तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इनको सीधा अरेस्ट करके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करके अरेस्ट कर देना चाहिए। उनको बोलने ही क्यों दें? भारत में हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आगे जाके हमारे देश के लिए खतरा बनता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो हमारे एक भड़काऊ भाषण हो जाता है। तो उनको कोई ना कोई धारा निकाल के अरेस्ट कर देना चाहिए, और मेरे ख्याल से इमरजेंसी भी लागू करने लायक हो गया है अगर ये लोग इसका चलता रहे, क्योंकि आप देखें बंगाल जल रहा है, वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। मैं रोकना चाहूंगा, तो और इस वक्त ये मौका है, दिल्ली से रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, इस आतंकी हमले को, इस कायराना करतूत को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, इसकी टाइमिंग और इसकी क्रोनोलॉजी को क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल दिपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज पे बुलाने का। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये है देश के खिलाफ हमला, ये है हमारे आम आदमी के खिलाफ हमला, ये कश्मीरी लोगों के खिलाफ हमला। क्योंकि अगर ये जो हमला किया गया है, ये अगर जो कश्मीर के लोग हैं उनका जीविका चलती है टूरिज्म के द्वारा, टूरिस्ट के ऊपर अगर हमला किया जाता है, तो वहाँ के जो आम आदमी का रात दिन को टैक्सी चला रहा है, कोई होटल में है, कोई उनके जो चीजें बनाते हैं, कश्मीरी चीजें बनाते हैं, वो बिकती हैं, कोई पोर्टर है, कोई पोनी है, कोई रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे। तो आज जो देखिए, पिछले साल ही तकरीबन 2,35,00,000 टूरिस्ट गए थे जम्मू कश्मीर में, और जो 35 लाख कश्मीर में ही गए थे, और 43,000 फॉरेन टूरिस्ट गए थे।
ये दिखाना था कि कितना अमन हो रहा है, लोगों का भरोसा कश्मीरियों के ऊपर, लोगों का भरोसा कश्मीर के ऊपर, और कश्मीरियों का भरोसा था कि किस प्रकार से 370 हटने के बाद आज जो है अमन शांति है, वहां उनके ऑफिस खुल रहे हैं, पत्थर फेंकने बंद हो गए हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये सब वो चाहते थे कि उनके बच्चे मैं संजय, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसको भी समझना चाहूंगा कि आखिर इसका कूटनीतिक असर क्या होगा, पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या जल समझौते पर भी इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? संजय सुईसर, पाकिस्तान के साथ संबंध किस लिए रखने हैं जो इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है, जो हमारे आम आदमियों का खून बहा रहा है, खून खौलता है मेरा। आप देखिए किस प्रकार से किसी ने अपने पति खोया, किसी ने अपने पिता खोया, किसी ने अपना भाई खोया, उसके साथ हम संबंध रखें? किस लिए संबंध रखना है? वो जो फोटो जो आप यहाँ आपके सोशल मीडिया में चल रही, आपको मीडिया में दिखा रहे थे कि एक नई नवविवाहित महिला अपने पति के शव के पास बैठी हुई है, एक नेवी का अफसर जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, इसके अलावा किसी ने आंखों के सामने पत्नियों के, महिलाओं के आंखों के सामने उनके पति, भाई और पिता को मारा गया। क्या हमारा, कब तक हम ये सहन करते रहेंगे? कब तक ये हम अपने आप के कहेंगे हाँ भैया हम अच्छे और आप? आज उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। संबंध तुम्हारा बोलिए, उनको उनकी कीमत चुकानी चाहिए, उनकी सेना को उनकी कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि इन सब के पीछे अगर कोई है तो उनकी सेना है। ये आतंकवादी तो उनकी जैसे कठपुतलियां होती है वो है, भड़का के भेज दे यहाँ पे, जाओ भाई मरने के लिए। उनके भाड़े के टट्टू हैं सर, ये उनके भाड़े के टट्टू हैं जिनको इस तरह से पाकिस्तान से भारत में वो भेज देते गए, घुसपैठ करा देते गए और वो यहाँ पर उत्पात मचाते गए। लेकिन संजय सुईसर, मैं एक और चीज ये समझना चाह रहा हूँ, जब पूरी आवाम साथ है, जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या यह वही सही वक्त है जब पंजाब में जैसे आतंकवाद को खत्म कर दिया था वैसे अब जम्मू कश्मीर से भी खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल दीपेश जी, ऐसा है, देखिए बहुत फर्क पड़ा है जब से 370 घटा, टूरिस्ट जा रहे हैं इतने बड़ी संख्या में, लोगों को आदत पड़ गई शांति की, अमन की, उनके बच्चों के भविष्य की, कि उनके बच्चों का भविष्य आज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, कुछ और टेक्नोक्रेट बने। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्टोन थ्रोअर बने, पत्थर फेंकने वाले बने, आतंकवादी बने। तो ये चीज एक तो ये हो गया। तो आम जनता, मैं खुद गया था पिछले साल कश्मीर, बड़ा आनंद आया था, बड़ा हॉस्पिटेबल है, लोग बहुत देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। पर यहाँ पे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं दीपेश जी, ऐसा नहीं है कि 100% बदल गए। कुछ लोग अभी भी वो पुरानी जो विचारधारा है, भारत विरोधी विचारधारा रखे हुए हैं। एक आने का मिलिटेंट आए हैं बॉर्डर से, अगर वो पहलगाम तक पहुंचे जो काफी दूर है, तो बीच में कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट दिया, कुछ लोग रुके हैं जहां पर ठहरे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, यानी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल, मैं ये कहता हूँ कि पहले इनको आइडेंटिफाई करके इनका खत्म करें, साथ साथ पाकिस्तान की सेना को इसकी कीमत भुगते। ये तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, बाकी 4-5 मिलिटेंट तो हम मार ही देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये दो चीजें जब होती है, हमको सपोर्ट मिलनी बंद हो जाएगी, यहाँ पे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो फिर उनके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो लेकिन वो तो बंदूक की नोक पर सपोर्ट ले लेते हैं ना सर, हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके गर्दन पर बंदूक अड़ा देंगे तो मजबूरी हो जाएगी उन आम लोगों की। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे इस बात पर चाहूंगा, फिर मेरे साथ ब्रिगेडियर आर विनय कुमार जी भी गए और कर्नल अतुल मिश्रा जी भी गए, मैं उनसे भी एक रिएक्शन लूंगा। एक चीज ये सर, अब सरकार के पास क्या विकल्प बचता है, किस दिशा में अब काम आगे करना होगा, किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, विकल्प पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर नहीं, बिल्कुल देखिए विकल्प तो है, यही कारण है कि कल ही होम मिनिस्टर सीधा गए, आज डिफेंस मिनिस्टर के तीनों सर्विस चीफ्स के साथ मीटिंग, सीएस की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री अपना दौरा कम करके वापस आए। सरकार बहुत सीरियसली ले रही है और मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा। खाली ये 4 मिलिटेंट को मारने से कुछ नहीं होता है, जब तक इनकी जो आका है वो उनको कीमत नहीं चुकाएंगे, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक उनको दर्द नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से होता रहेगा और हम भुगतते रहेंगे। और इसके ऊपर मैं जानता हूँ कार्रवाई कई होंगी, कई कार्रवाई हो सकती है जहाँ पे हमें मिलिट्री एक्शन, कूटनीतिक एक्शन, कोवर्ट एक्शन, यानी कि हमारे जासूस, हमारे एजेंट, हमारे वहां पर भी कार्रवाई करें, यूके के अंदर कार्रवाई हो, वहां पर जिस प्रकार से लोगों की आज इच्छाएं हैं, वो भी वहां के लोग आजाद होना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो भी इच्छाएं अपने वो देख रहे हैं, भारत में तरक्की है। ये सब बातें देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि हर तरह का एक्शन ले। नहीं, वहाँ की आवाम भी आतंकियों से आजादी चाह रही है, यही तो कारण है कि इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहा है। मैं लौट रहा हूँ, मैं अतुल मिश्रा सर से एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। अतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अतुल सर।
मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि अभी मौका है, मत चूके चौहान। ये मौका है, देश में विल पावर है, देश में ताकत है और देश को अब सॉल्यूशन की आवश्यकता है। और इस समय महबूबा मुफ्ती से लेकर के राहुल गांधी तक सब लोग हमारे साथ हैं, कोई विरोध के स्वर नहीं है। जिनके आप नाम ले रहे हैं वो तो शायद बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन अगर अभी हमने एक्ट नहीं किया तो हमारे देश के ऊपर कलंक लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी एक बात गलत मैसेज जाएगा अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो कुछ चीजें इमीडिएट होंगी, कुछ चीजें थोड़े टाइम के बाद होंगी और कुछ चीजें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ होंगी। विनायक सर ने सही कहा है, हम हर चीज डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन होगा जरूर। नहीं, बिल्कुल होगा जरूर, लेकिन पाकिस्तान से रिएक्शंस भी आ रहे हैं सर। पाकिस्तान डर चुका है, पाकिस्तान घबरा रहा है। आतंकी हमले पर पाक के पूर्व मंत्री का बयान सामने आया है। फवाद हुसैन क्या कह रहे हैं? पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तो कर रखे हैं, इस्लाम हमें किसी को मारने की इजाजत नहीं दे रहा, ये भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारत की ओर से हमला नहीं किया जाना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। यानी डर गया है पाकिस्तान, घबरा रहा है, तर कांप रहा है। फिर क्यों इस तरह से अपने टटपुंजियों को भेज देते को यहां पर हमला करने के लिए? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं फवाद। बाकी जहां तक पाकिस्तान को धमकियां देने का मामला है, थ्रेट करने का मामला है, वो मामला जो है वो तो कहीं आगे जाएगा नहीं। और आप धमकियां देंगे, इधर कौन सा लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी। सो बेहतर यह है कि हम मामले का संजीदगी से जायज़ा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए, ताकि अरबों लोग जो हैं ये रोज़ाना के इस हिस्टरिया से, रोज़ाना के इस मामले से जो है वो बाहर आ सकें। तो सुना आपने आर विनायक सर, ये डर रहा है, घबरा रहा है पाकिस्तान और कह रहा है कि भारत को एक्शन नहीं करना चाहिए, निंदा भी कर रहा है लेकिन घबरा भी रहा है। अगर इतना ही डर लगता है तो फिर क्यों भेज देते कहीं अपनी इन टुच्चे से लोगों को, क्यों यहां पर उत्पात मचाने के लिए छोड़ देते कहीं इन लोगों को? आर विनायक सर, जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक झूठ के बुनियाद पे खड़ा है। अगर आप देखो तो एक तरफ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ लेके लाहौर गए थे, नवाब शरीफ, और पीछे से ये लोग खंजर, हर समय पाकिस्तान ने, हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उन्होंने खंजर मारा है। हमारे प्रधानमंत्री जब अपने दौरे से बीच में पाकिस्तान में उतरे थे, नवाब शरीफ के घर गए थे, एक पर्सनल विजिट, तो उस समय भी इन्होंने क्या बोलते हैं, पठानकोट की अटैक की। तो ये पाकिस्तान का बातों पे नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान के बातों पे नहीं आना चाहिए। इस जो पुलवामा के जो आतंकी हमला हुआ है, हमने उसका बदला जरूर चुकाना है। ये हमारी बॉटम लाइन है। बिल्कुल, कैसे चुकाना, कहाँ चुकाना, कब चुकाना, ये हमारे हाथ में है और हमें कर दिखाना है। संजय सोई सर, कैसे चुकाना चाहिए, कैसे बदला लेना चाहिए? संजय सोई सर, क्या एक्शन होना चाहिए भारत का? बिल्कुल, इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसा कि दुश्मन कौन कौन है, एक तो जो मिलिटेंट है, जो कठपुतली है, लेकिन उनको भी खत्म करना। अगर उन्होंने खून बहाया तो उनको अब जहन्नुम पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, जो OGWs है, जो स्लीपर सेल है, जो आज भी मदद दे रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करके, इनके तार कहाँ से जुड़े हुए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करना और उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी है। तीसरा, पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की सेना जो है ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है। पाकिस्तान की सेना जो लगातार, अगर ये आ रहे हैं भारत में तो किसकी वजह से आ रहे हैं? पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ावा दे रही है। नेता, पॉलिटिकल नेता वगैरह जो मर्जी बोल रहे हैं, अल्टीमेटली जो काम करना है वो सेना वहां की कर रही है, वही जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, वही रूल कर रही है। आसिम मुनीर के बयान हम सुन रहे हैं कि क्या उनकी सोच विचार रहा है। जब तक इनके लिए महंगा नहीं होगा, जब तक इनकी सेना की कैजुअलिटीज नहीं होंगी,
जब तक इनकी सेना की लाशें घर में नहीं जाएंगी तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। नहीं, लेकिन क्या संजय सोई सर, मुनीर की जो जिहादी मानसिकता है प्रहार उस पर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के आतंकी भारत आ रखे गए, धर्म पूछकर हमला कर रखे गए, उनके हेलमेट पे लगे हुए कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रखे गए, तो फिर उस जिहादी मानसिकता को भी जवाब देने की आवश्यकता है। नहीं बिल्कुल, और इसका जवाब है सिर्फ ईंट से पत्थर। अगर जो है जो जहां पे घर में घुस के मारने वाली बात है, इसका जवाब सिर्फ वही है। बॉडी कैम लगा के आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि हम जो है सोशल मीडिया में डालेंगे, बीवी बच्चों के सामने आप पुरुषों का कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो उनको, किस प्रकार का क्या सोचा है, कौन सा धर्म आपको सिखा रहा है। ये बात जो है वाकई में ये जो मानसिकता को चोट पहुंचानी, मानसिकता को बदली करना। यहाँ पे मैं ये कहूंगा दिव्या जी, एक दो बातें क्विकली बोलूंगा कि कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे, कश्मीर के लोग खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान की जनता आवाम भी समझ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जान रही है कि आज उनकी सेना कितनी करप्ट है, टोटल फेलियर है। बलूचिस्तान में फेल हो रहे हैं, टीटीपी के आगे फेल हो रहे हैं, और यही कारण है कि जो आज पाकिस्तान नसीम मुनीर ने जो कश्मीर का मुद्दा उठाया है या इस तरह की हरकत की है, वो ध्यान भटकाने वाली काम है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम समझती है कि ज्यादा दिन तक इनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो ये उनके आका नहीं समझ रहे सर, उनके आका नहीं समझ रखेंगे, वो तो चीन की चाल में फंसे हुए हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे वो जो चटा रहा है वो ये चाट रखेंगे और उस तरह से यहाँ पर भेज रखेंगे। यही तो दिक्कत है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चूंकि समय कम है, एक छोटा रिएक्शन अतुल सर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विनायक सर का चाहूंगा। अतुल सर, एक क्विक रिएक्शन। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, और घाव बहुत गहरा होगा। बिल्कुल आर विनायक सर, मारेंगे, जगह हमारी होगी, बंदूक हमारी होगी, वक्त हमारा होगा और घाव पाकिस्तान पर गहरा होगा। आप क्या कहेंगे विनायक सर? मैं कहूँगा बंदूक किसी का भी हो, लेकिन घाव जो है वो गहरा होगा और उन्हीं का होगा। बिल्कुल एक क्विक रिएक्शन सर आपकी। सोई सर ये लड़ाई जो है ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। सोई सर लास्ट ये साम दाम दंड भेद हर तरह से उनके खुद के लोग उन्हें मारेंगे। आज हमारे अंदर क्षमता है, चाहे ओवर्ट, कोवर्ट, फिजिकल और डिप्लोमेटिक, हर तरह के हमले हमने करने हैं ताकि उनको पता चले। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज इन एक्शन में आज फिलहाल इतना कि मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।